हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मस्ती में होगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होगे। आज आपको एक रियल इंसिडेंस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ आपसे आप कमेंट में भी डाल सकते हो या खुद से भी अपने मन में सोच कर रखो, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। फेल होने का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन इंस्पिरेशनल या फिर मोटिवेशनल नहीं है कि हाँ वो जो लाइफ में फेल कर जाते हैं उससे नहीं। सिंपली अगर आप क्लास 10th में हो या 9th में हो या 8th में हो और आप फेल कर गए या कोई बच्चा फेल कर गया, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? आंसर आपने सोच लिया होगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर सिंपली अगर दो, मेरे हिसाब से ये कि उस बच्चे के पास अभी उस क्लास की नॉलेज नहीं है और उसे उस क्लास को फिर से रिपीट करनी चाहिए। राइट? सिंपली आंसर यही है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर और जंप कर जाते हैं? लाइक क्लास 10th में अगर कोई सब्जेक्ट में फेल कर गए तो हम लोग क्या करते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर और फिर जंप कर जाते हैं, 11th में चले जाते हैं। या फिर मैंने ऐसे भी देखा है कि माँ बाप खासकर इस चीज को एज अ कर्स लेते, मतलब अभिशाप की तरह समझते हैं कि मेरा बच्चा फेल कर गया, समाज में मैं क्या कैसे हम लोग मुंह दिखाएंगे, कैसे समाज में लोगों को बताएंगे कि मेरा बच्चा फेल कर गया है। और वो जाकर अगर मान लो बच्चा 6-7 में भी है ना, तो वो प्रिंसिपल से या टीचर से बस रिक्वेस्ट करते कि एने हाउ मेरे बच्चे को पास करा दो, अपग्रेड करा दो अपर क्लासेस में। क्यों? वाई? अगर बच्चा फेल कर गया है तो उसे फिर से क्यों नहीं उसी क्लास में रखा जाता? हमारा सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है और हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी भी ऐसी है कि बच्चा फेल कर गया, अब डर के मारे बच्चा का भी हालत खराब होता है। बचपन से ही माँ बाप ये समझाने के बजाय बच्चे को कि बच्चा तुम फेल कर गया, ठीक है, फिर अच्छे से तैयारी करो इस क्लास का, वो उसको डांटते हैं, मारते हैं और फिर अपग्रेड करवाने लगते हैं किसी तरह से कि बच्चा मेरा अपर क्लास में चले जाए। इसके आगे का मतलब अगर अपग्रेड ना करवाया जाए तो क्या फायदा है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको उस कहानी पे ले चलता हूं जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा था। कहानी शुरू होती है वो एक ट्यूशन सेंटर से जहां मैं तैयारी करता था। वहां पे एक सीनियर थे मेरे जो कि अक्सर आते रहते थे वहां पे, कभी कभी अपने टीचर से मिलने। वो वहां से पास आउट हो चुके थे बट वहां पे आते थे जब मैं आईडी की तैयारी कर रहा था वहां पे। अब उनके बारे में जब मैंने पता किया, क्योंकि ऑब्वियसली कोई सीनियर्स आता है कभी कभी तो लोग पूछते हैं कि भैया कहाँ हो, कैसे हो, कैसा यहाँ पे पढ़ाई में आप लोग का कैसा था, क्या था, ये सब पूछते हैं। तो पता चला कि वो नेत्रहाट से थे। नेत्रहाट के बारे में कुछ लोग शायद जान रहे हो, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। लाइक नवोदय के बारे में हर कोई जानता है। तो नवोदय जिस तरह से क्या होता है कि 6th क्लास से वो एडमिशन लेता है और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर करके भी वापस जाते हैं उसमें। लाइक आप 6th क्लास में हो, आपने एग्जाम दी, नहीं हुआ, 7th क्लास में हो आप और एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तो फिर 8th क्लास में गया और तब अगर हो गया तो बच्चे फिर से वो ड्रॉप करके 6th क्लास में एडमिशन ले लेते हैं। इन द सेम वे नेत्रहाट भी कुछ इसी तरह की चीज है, जो कि बिहार जब झारखंड के साथ एक था तो उस वक्त ये चलती थी और अभी भी चल रही है झारखंड में। उस वक्त ये बिहार और झारखंड में, तो बिहार में चलती थी। नेत्रहाट में ऐसे बच्चे जाते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं बिहार से, और अब तो खैर झारखंड से। और उसमें ऐसे ही बच्चे जो नवोदय में क्वालिफाई कर जाते हैं वो नहीं क्वालिफाई कर पाते थे। उस वक्त अराउंड 42 और 48 सीट्स थी, अभी 100 सीट्स है वहां पे। ठीक है, तो इनके बारे में पता चला कि ये भी नेत्रहाट से थे, बट इन्होंने जब वहां एडमिशन लिया क्लास 6 में तो ऑलरेडी ये क्लास 9th में थे और 10th में जाने वाले थे। तब इन्होंने ड्रॉप करके जब उनका हो गया तो वहां पर एडमिशन ले ली थी। अब हुआ क्या कि जब ये क्लास 9th या 10th में पहुंचे तो इनकी एज 12 के स्टूडेंट से भी ज्यादा हो चुकी थी रियल में। तो ऑब्वियसली बियर्ड ग्रो कर चुके थे, दाढ़ी वगैरह काफी ज्यादा आ चुका था, तो इनको लोग बाबा बाबा कहते थे। और ऐसा केवल यही नहीं थे जो मेरे सीनियर थे, बल्कि ऐसा 3-4 और भी थे लोग। बाकी हर कोई ड्रॉप करता है, कुछ 7 में थे तो वो उन्होंने एडमिशन ले लिए थे, कुछ 8 में थे, ऐसे तो थे। बट इनकी संख्या कम थी लेकिन थे ये भी, तो लोग बाबा इनको कहते थे। ऐसे भी हर स्कूल्स में आपको 1-2 बाबा मिल जाएंगे, चाहे वो नवोदय हो, नेत्रहाट हो, या फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी मिलते हैं जिनकी एज थोड़ा ज्यादा लगती है, बहुत समय नहीं भी होती तो लगती है। अब ये 6 में जब थे तो ऑलरेडी इनको 6, 7, 8, 9 की नॉलेज थी। इन्होंने 10th कंप्लीट किया। फिर जब ये 7th में गया तो ये इन्होंने 11, 12 की पढ़ाई कुछ शुरू करके कुछ नॉलेज गेन किया। और जब इन्होंने 10th दी तो इनका काफी अच्छा मार्क्स आया और ये आ गए पटना तैयारी करने। वहां पे जब ये तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त एक दौर था कि बच्चे पटना जाते थे 12th की तैयारी करने के बाद। ठीक है, मतलब 12th पास आउट, 12th की एग्जाम दे दी उन्होंने और उसके बाद वहां पढ़ाई करते थे, क्योंकि उस वक्त फाउंडेशन या टारगेट या रिपीटर्स बैच नहीं चलती थी कि ड्रॉप आउट करके आप तैयारी करो या फिर आप
10th करके ही आ जाओ, नहीं। उस वक्त एक ही बैच चलता था जो कि आईआईटी के लिए बैच होती थी हर टीचर के यहाँ, और वो 12th पास करके ही बच्चे जनरली जाते थे। उस वक्त एक और दौर था कि वहां पर कोचिंग सिस्टम जनरली नहीं डेवलप थी, वहां पे इंडिविजुअल ट्यूशन करते थे। एक टीचर का घर यहाँ पे है तो उसके यहाँ फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे दूसरे टीचर का घर है, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे और तीसरे टीचर की घर है, वो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री चल रही है, कोई और टीचर मैथ पढ़ा रहा है कहीं पे, तो लोग ऐसे ऐसे करके क्लासेस करते थे और लगभग 4 से 5 साल तक चलाते थे क्लास को, और उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती थी, जिसे पंचवर्षीय योजना के नाम से भी लोग जानते थे उस वक्त। तो हुआ क्या कि वहां पे जब ये गए तो उन्होंने केवल फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन की। उस वक्त केमिस्ट्री की भी 3 क्लासेस चलती थी, इनऑर्गेनिक अलग क्योंकि 1 साल लोग पढ़ाते थे, फिजिकल अलग और ऑर्गेनिक अलग 1.5 साल 2 साल लोग पढ़ाते थे। इस तरह का कोर्सेज चलता था उस वक्त। तो इन्होंने वहां ज्वाइन की केवल 2 सब्जेक्ट, और उस वक्त केवल 22 और 2300 सीट्स थी आईआईटी में, और इनका सिलेक्शन जिस वक्त बच्चे 12th देते हैं, इन्होंने भी फॉर्म भरा 12th का, बट उसके साथ साथ आईआईटी का भी फॉर्म भरा। जनरली उस वक्त बच्चे 12th देने के बाद आते थे पटना तैयारी करने, और उस वक्त इन्होंने अपियरिंग में आईआईटी का भी फॉर्म भरा और आईआईटी में सिलेक्ट हुए विथ ऑल इंडिया रैंक 56, which was one of the biggest achievement of that time। क्योंकि उस वक्त पटना में इस तरह से मतलब जो बच्चे अपियर होके और 56, वो एक इतिहास था खुद में, ठीक है। बहुत कम बच्चे उस तरह से मिलते थे, कभी कभी रेयरली अगर मिल गए तो मिल गए। और बिहार से उस वक्त भी रैंक होती थी, बट वो बिहार से ना होकर वो बच्चे कोटा जाते थे, वहां से भी तैयारी करते थे। कोटा भी डेवलप कर चुका था उस वक्त, और बाकी दिल्ली जाते थे लोग, फिरजी में एडमिशन लेते थे, कोटा जाते थे, बंसल में एडमिशन लेते थे, ऐसे से लेकर और रिजल्ट देते थे, बट वहां से नहीं होती थी, और वो बंदा अपियरिंग में एग्जाम दिया। तो इससे एक चीज तो समझ में आ गया कि बच्चों को डांटने के बजाय और ये समझाने के बजाय कि तुम फेलियर हो, समाज में पिछड़े हुए हो, हम लोग ये समझाएं कि तुम अभी उस लायक नहीं हो, 1 साल और ड्रॉप करो, अच्छे से तैयारी करो, तुम्हारा बेटर रिजल्ट आएगा। और उसके बाद अगर उन्हें वहां भेजे तैयारी के लिए, और तो उनको क्या होगा, सो देखो फायदा क्या होगा। वो बच्चे अब क्या सोचेंगे कि मैं उसी क्लास में रह गया, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं मेरे क्लास में, लाइक मैं अगर 6th में हूं और मैं फेल कर गया, मैं फिर से 6th में हूं, लेकिन अब बच्चे आ रहे हैं 5 के, तो मुझे ये थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा कि मेरे बैचमेट चले गए ऊपर की क्लास में, बट अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उतना नॉलेज लेकर नहीं आ रहा है जितना मेरे पास है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं क्लास में हमेशा टॉपर रहूं, और एक बार वो टॉपर बन जाएगा क्लास का, तो उसकी मेंटेलिटी ऐसी सेट हो जाएगी कि मैं तो टॉपर हूं, मुझे थ्रू आउट द जर्नी टॉपर रहनी है। वो उसी हिसाब से मेहनत करेगा। तो बच्चों को क्लास जंप करवाने का पता नहीं ये कौन सा प्रथा है और क्यों है। हम लोगों को भी जंप करवाया गया था, कुछ पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी उस वजह से, बट बहुत जगह मैंने देखा कि पेरेंट्स ऐसे भी जंप करवा देते कि कम एज में ज्यादा, अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई 30 के एज में जॉब पा रहा है, कोई 32 के एज में जॉब पा रहा है, कोई 25 के एज में जॉब पा रहा है, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। अगर कोई बंदा है जो 30 के एज में जॉब मिल रहा है, उसे आपको 32 साल के एज में जॉब मिल रहा है, 32 ईयर्स के एज में, नो प्रॉब्लम। आप यही सोचो कि हाँ मैं उससे 5 साल ज्यादा जिंदा रहूंगा और 5 साल ज्यादा कमाऊंगा, क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन लोग इसको उल्टा ले लेते हैं और किसी तरह से पास आउट कराते हैं। तो प्लीज अगले बार से आप किसी भी अपने आसपास में भाई होंगे, बहन होंगे छोटे, या फिर आगे का जनरेशन होगा, तो उनको जब कराने के बजाय आप पहले उनका नॉलेज देखो कि हाँ कैसा नॉलेज है, उसके बाद डिसाइड करो। होप दिस विल हेल्प हिम, बेसिकली देम, हेल्प देम अलॉट। ओके, थैंक्स।